हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब लोग। होप करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। कैसे चल रही है पढ़ाई, होप करता हूँ वो भी अच्छी चल रही होगी, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम चैप्टर शुरू करेंगे एक नया, जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देखो, वैसे तो ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से जो 2-3 क्वेश्चंस आते हैं वो एक सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और हर साल 2 क्वेश्चंस लगभग देखे ही जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है? बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये चैप्टर अच्छे से समझना, क्योंकि ये चैप्टर में मोस्टली तुम्हारे सारे फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तुम्हें 11th में, 12th में तुम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर की। भले ही वो रिप्रोडक्शन हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इसमें बहुत ज़्यादा माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और अगर ये चैप्टर ठीक से क्लियर नहीं है, तो आगे तुम्हें दिक्कत आ सकती है। देखो, इस चैप्टर में मैं ढेर सारे पिक्चर्स लाया हूँ, ढेर सारे वीडियोस लाया हूँ, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तुम कितने अच्छे से सोच सकते हो, दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट इट, ठीक है? तुम लोग ऐसा, ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि तुम जैसे एनिमल किंगडम था, तुम वो सारे एनिमल्स लगभग अपने आँखों के सामने देखे हो, बट ये सारी चीजें बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चलती है। इसीलिए तुम्हें इस चैप्टर को अच्छे से इमेजिन करना पड़ेगा। अब तुम्हारी इमेजिनेशन का जिम्मा भी मैंने उठा लिया। मैं तुम्हें सारे वीडियोस जो है इसमें लाया हूं, तुम्हें एक एक वीडियो दिखाऊंगा, सब अच्छे से दिखाऊंगा। बस एंड तक बने रहना इस चैप्टर के लिए, ठीक है? शुरू करें, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेटेज इस चैप्टर का। तो अगर आप देखो, तो इस चैप्टर से 2020 में 2 क्वेश्चंस आए थे, 2020 में 2 क्वेश्चंस आए थे, फिर एक सेकेंड, हाँ, 2020 में 2 क्वेश्चंस आ गए थे, 21 में 3 थे, 22 में 2 थे, 23 में 3 थे, 24 में 2, 25 में 3, 22 में, सॉरी 26 में 2। तो लगभग तुम देख सकते हो, लगभग मोटा-मोटा 2 से 3 मार्क के सवाल इस चैप्टर से बनते हैं। बहुत ज़्यादा ईज़ी चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। इट्स नॉट लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, जिसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा रट्टा लगाना पड़े या बहुत ज़्यादा मेमोराइज़ करना पड़े। इसमें एक बार अगर कंसेप्ट देख लोगे, एक बार अगर ये चैप्टर पढ़ लोगे, तो दोबारा इस चैप्टर को तुम्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा कि होता कैसे। और ना ये सीक्वेंशियली चलने वाला चैप्टर है। अगर तुमने बीच में की एक भी स्टेप अगर मिस कर दी, तो हो सकता है आगे का कोई पार्ट समझ में ही ना आए। तो बेटर है कि तुम लोग स्टार्टिंग से एंड तक इस चैप्टर में बनाए रहो, ठीक है? अब तो पर लगभग मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, या तुम खुद भी जाके देख सकते हो, जितने भी पीवाईक्यूज देखे गए इस चैप्टर के, वो बेटा एक ही पार्ट ऑफ चैप्टर से आते हैं, जिसे कहते हैं इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है ना, ये बहुत जरूरी पार्ट है, तो यही से आते हैं, ठीक है? ये क्या है इंटरफेस, वो तुम्हें धीरे धीरे समझेगा, ठीक है? अब सुनो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर के लिए तुम्हें कुछ बेस चाहिए होगा, कुछ एक फाउंडेशन चाहिए होगा। तुम सीधा अगर चैप्टर शुरू कर दो पढ़ना, तो आपको वो चैप्टर उतने अच्छे से नहीं समझेगा। इसलिए आई मेक श्योर कि मैं अच्छे से पहले डिटेल में बता दूं होता कैसे है। देखो, अब सब लोग ये जानते होगे बेटा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, समझे? और वो सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेलिस। जैसे ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, समझो माइटोकॉन्ड्रिया, ये राइबोसोम बना रहा हूँ मैं, और कई कई तरह की यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिस होंगी। इतना समझ रहा है? अब तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना है। तो ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आए कहाँ से? आइडियली अगर देखा जाए तो एक स्पर्म और एक ओवम, इन दोनों ने मिलके एक जाइगोट बनाया। और जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, एक छोटू सा सेल होता है। इस सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना कैसे? इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कैसे हुआ? तो ये सेल, ये जाइगोट है, इसने कुछ किया होगा। तो क्या किया होगा? ये डिवाइड करता है। पहले एक सेल जाइगोट का 2 सेल में डिवाइड करता है, फिर 2 से 4, 4 से 6, और 6 से बेटा इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म आगे डिवाइड हो के सेल से ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता। ठीक है? तो आज वही पढ़ेंगे हम लोग कि एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड कैसे करता है। तो पहले इतना समझो कि अगर किसी सेल को डिवाइड करना है, तो ऐसे तो है नहीं कि ये सेल है, ठीक है, ये ऐसा का ऐसा दूसरे सेल को जन्म दे देगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्या कर जाता है, यही जो सेल है तुम्हारा, अगर मैं दिखाऊं तुम्हें छोटू सा पार्ट, तो देखो फॉर एग्जाम्पल
ये सेल है, समझो ये सेल है, ठीक है। तो जब भी सेल डिवीजन होता है तो ये एक बड़ा सा सेल, पहले ये छोटा रहता है, ठीक है, ये पहले ग्रो करता है, ग्रो करता है, ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, फिर एक बार बढ़ने के बाद ये सेल दो पार्ट में टूट जाता है। मतलब एक सेल से कितनी सेल्स बन गई, दो सेल्स बन गई, ठीक है। एक सेल से कितनी सेल्स बन गई, दो सेल्स बन गई, ठीक है। अब पर जब भी ये सेल दो सेल में डिवाइड करेगा तो तुम्हें इस सेल को भी न्यूक्लियस देना पड़ेगा, इस सेल को भी न्यूक्लियस देना पड़ेगा। इस सेल में अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो इसको दोनों डॉटर सेल्स को माइटोकॉन्ड्रिया देना पड़ेगा। इस बेटा ये जो सेल है जिसने दो सेल को जन्म दिया, इसे कहते हैं पेरेंट सेल, जबकि इसे कहा जाता है डॉटर सेल्स। मतलब ये जो सेल्स को जन्म दिया उन दोनों सेल्स को कहा जाता है डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये कौन है, पेरेंट सेल, ये दो कौन है, डॉटर सेल, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल है इसको भी वही सारी एलिमेंट चाहिए जो तुम्हारे पेरेंट सेल में है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया देना पड़ेगा, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए, यहाँ पे भी एक चाहिए। इतना तो जानते ही है हम लोग, सेल पढ़े हैं अच्छे से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइडेड होनी चाहिए। तो पहले इस पेरेंट सेल को कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा ताकि ये दोनों में डिवाइड करे इक्वली अपनी चीजें, समझ रहे हो। जैसे कि मान लो एक पिताजी है, उनके दो बच्चे हैं, ठीक है। अब जैसे पिताजी की डेथ होगी तो दोनों बच्चों में बंटवारा होगा, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे दोनों बच्चों में। यही है बेटा सेल डिवीजन। देखो ये सेल है, ये दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो एक वीडियो देख लो, इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली होता कैसे है। देखो शुरू कर दूं वीडियो, देखना ये एक सेल है अपना। देखो धीरे धीरे सेल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। देखो बड़ा होते होते ये सेल दो सेल्स में क्या हो गया, टूट गया। फिर से एक बार देखना, ये बड़ा सेल है, इसने धीरे धीरे क्या कर लिया, दो सेल्स में अपना डिवीजन कर लिया। इसे ही कहते हैं सेल डिवीजन। तो ये एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है ये हमें समझना है कि ये पूरा सेल डिवीजन का प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। अब आगे, अब देखना यहां पे, तो उस प्रोसेस समझने से पहले ये समझो कि क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती। तो सबसे पहले इतना समझो, ये मेन पार्ट जो है तुम्हारे सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पहले समझना पड़ेगा क्या, कैसे इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में ये पढ़े कि न्यूक्लियस के अंदर एक मेन चीज होती है जिसे कहते हैं डीएनए, मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इतना समझा, क्या है ये डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये तुम्हारा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इतना समझा, कुछ नहीं भी समझ रहा है तो इतना बस याद रखो, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी में चीजें दी हुई है, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बनता है। तुम्हें लाइन नहीं समझती है, वो लाइन समझाने के लिए बता रहा हूं। लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग भी करेंगे, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अब तो ये डीएनए उतना इतना क्लियर है बेटा। अब देखो ये डीएनए ना एक्चुअली 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, समझ रहे हो। मतलब ये डीएनए का पूरा लेंथ कितना है, 2.2 मीटर लॉन्ग। और ये अपना जो न्यूक्लियस है ये कुछ माइक्रोन मीटर्स में होता है, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर्स में होता है। तो इस छोटे से न्यूक्लियस में हमें इतना बड़ा डीएनए फिट करवाना है, तो कैसे करवाए। तो इस डीएनए को नेचर ने कंडेंस किया है। समझो तुम लोग ट्रिप पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, बहुत ज्यादा कपड़े पड़े हैं, तो क्या करते हो तुम लोग, वो कपड़े ट्रॉली बैग में ठूस देते हो सारे और दबा के चेन लगा देते हो। वैसे ही हमारे नेचर ने इस डीएनए को, जो लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कंडेंस करने के लिए, देखो फॉर एग्जाम्पल वायर दिखा हुआ आपको, तो समझो ये डीएनए है, समझ रहा है, ये पूरा क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए को मुझे मुझे एक छोटे से बक्से में बिठाना है, ठीक है। अब समझो इसमें बिठा देना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को कॉइल करना पड़ेगा, इसको फोल्ड करना पड़ेगा ताकि ये न्यूक्लियस के अंदर बैठ पाए, समझे। तो वो कैसे होता है देखो, तो कुछ ऐसा तुम्हारे डीएनए का कंडेंसेशन होता है। क्या कहते हैं इसको, कंडेंसेशन, ठीक है, या पैकेजिंग, या
पैकेजिंग। देखो भी पैकेजिंग होता कैसे है। तो सबसे पहले ये है डीएनए, इट इज अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। इसका डिटेल में स्ट्रक्चर बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या समझेंगे, बस ये डीएनए है। जिनको नहीं पता है कुछ डीएनए कैसा दिखता है क्या, बस इतना याद रखो, डीएनए डबल स्टैंडर्ड केमिकल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब ये डीएनए को हम लोग आगे ऐसा समझो, ये तुम्हारा डीएनए है, ये क्या है तुम्हारा डीएनए, देखो दिख रहा है ये वायर, ये डीएनए है। इस डीएनए को मैं क्या करूंगा, किसी चीज के अराउंड लपेटूंगा, ठीक है। इस चीज को कहते हैं हिस्टोन, ठीक है। नहीं समझ रहा है तो भी याद रखो, कोई एक चीज के अराउंड बांध देंगे ताकि ये छूट ना जाए, उसे कहते हैं हिस्टोन। इन दोनों को मिलकर बनता है ये एक न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियोसोम। मतलब ये डीएनए को मैंने क्या किया, इसके ऊपर लपेट दिया, इस चीज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, समझे। अब ये न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर्स से बनेगा हमारा क्रोमैटिन। मतलब बहुत सारी न्यूक्लियोसोम मिला के क्या बनेंगे, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन आगे कंडेंस हो के क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम, ये देखो तुम्हारे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है बेटा एक, ये न्यूक्लियस के अंदर कौन है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर कौन है, क्रोमोसोम। याद रहेगा पक्का। तो डीएनए से क्या बना, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के पूरे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। इतना समझा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब ये हो गया फाउंडेशन कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ रहा है तो आगे का चैप्टर बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। अब आगे देखना, अब हम लोग एक्चुअली जो चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें अब एक्चुअली हम लोग डाइव इन करेंगे। अब समझो सेल साइकिल क्या है। अब सेल साइकिल मतलब होता है सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन, प्लस सेल डिवीजन। मतलब क्या, देखो, मतलब ये सेल है, ठीक है। ये पहले ग्रो करेगा और फिर जाके ये डिवाइड करेगा दो सेल्स में। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट होते रहती है। जैसे ये सेल बड़ा हो गया, डिवाइड हो गया, ये सेल फिर बड़ा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यही कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती है, इसलिए इसको कहा जाता है सेल साइकिल। तो याद रखोगे तो सेल साइकिल इज नथिंग बट सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन। इसमें सेल ग्रो करती है पहले और फिर डिवाइड करती है, इसे कहा जाता है सेल साइकिल, ठीक है। इतना समझा। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है। एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई जरूरी चीज है नहीं। हाईलाइटेड जो पार्ट बता रहा हूं मैं वो बहुत जरूरी है, एक बार वो पढ़ लेते हैं। तो ये क्या कह रही है एनसीईआरटी कि the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occurs only in ये समझाऊंगा मैं, and these events are under the genetic कंट्रोल। मतलब क्या, देखो एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है, एनसीईआरटी इतना ही कह रही है बस कि तुम्हारा ये जो सेल है, तो सेल ग्रोथ किस मैनर में सेल ग्रोथ कह रही है वो, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। समझ रहा है, मतलब साइटोप्लाज्मिक क्या हो रहा है, कंटेंट तुम्हारा ग्रो हो रहा है, इसे ही क्या कह रही है, सेल ग्रोथ। पर ऐसा नहीं है कि जिस सेल को डिवाइड करना है वही ये ग्रोथ करेगा, नॉर्मल सेल्स भी सेल ग्रोथ करते हैं। और ये सारा जो सेल डिवीजन का मैकेनिज्म है, जैसे तुम्हारा पूरा बॉडी किसके कंट्रोल में है, ब्रेन के, वैसे ही इस जो पूरी सेल है इसका सेल डिवीजन होता है इस सेल के न्यूक्लियस में, जिसे कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल के कंट्रोल में रहता है तुम्हारा सेल डिवीजन, याद रहेगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि अंडर हुज कंट्रोल इज द सेल डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो व्हाट यू विल से, इट इज अंडर द जेनेटिक कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स, याद रहेगा। अब देखो, अब एक्चुअली जब भी ये सेल को डिवाइड करना है तो पहले ये ग्रो करेगा और फिर डिवाइड करेगा, यही बातें हम पढ़ रहे हैं। अब देखना, पर ये सेल को जब
छोटी सेल से बड़ी सेल में ग्रो होना है और फिर जाके इवेंचुअली ये डिवाइड होगी, इतना समझ रहा है। अब ये डिवीजन के लिए, इसको ये ग्रोथ और डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने में, देखो ये जो एग्जैक्ट डिवीजन है इसको कम टाइम लगता है, बट ये ग्रोथ जो है इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे तुम एग्जाम में जाते हो, एक दिन में एग्जाम लिख के आते हो, हम हमारा नीट का एग्जाम जो होंगे वो 3 घंटे के लिए देंगे बस, बट उस 3 घंटे के लिए हम लोगों ने पूरा साल प्रिपेयर किया हुआ है। तो यही जब भी जो सेल डिवीजन होगा एक्चुअली, जिसमें ये सेल, एक सेल 2 में डिवाइड करेगी, वो एक्चुअली बस तुम्हारा 1 घंटे का होता है ऑलमोस्ट। मतलब समझो अगर ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन सेल है, इसको डिवाइड करने में लगते हैं 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। तो ये सेल का जो डिवीजन है उसको 24 आवर्स लग रहा है पूरा। तो इसमें ये एक्चुअली जो टूट जाएगी ना 2 सेल्स में, ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। बट ये जो बाकी का ये पूरा सेल ग्रोथ, ये प्रिपरेशन फॉर डिवीजन, इसको लगते हैं 23 घंटे ऑलमोस्ट। समझा? मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम्हारा सेल का प्रिपरेशन चल रहा होता है फॉर डिवीजन, और लास्ट में बस क्या हो जाता है? सेल डिवाइड हो जाता है 2 में। जैसे मतलब समझो ये सेल को डिवाइड करना है, तो पहले ये ग्रो करेगी, फूलेगी, इसको 23 घंटा लगेगा, और बाद में बस 1 घंटे में 2 सेल में टूट जाएगी। समझ रहा है? वेरी गुड। अब आगे देखो, तो ये एक्चुअली इसको क्या कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? जो एक्चुअली जो सेल डिवीजन वाला फेज है उसे कहा जाता है एम फेज। क्या कहा जाता है? एम फेज। और जो तुम्हारा सेल का प्रिपरेशन चल रहा है फॉर 23 आवर्स, इसे कहा जाता है इंटरफेज। क्या कहा जाता है? इंटरफेज। देखो ये इंटरफेज इतना जरूरी है ना, तुम 26 का रीनीट का पेपर उठाओ, 26 का नॉर्मल पेपर उठाओ, 25 का पेपर, 24 का पेपर, 23 का पेपर, हर साल का चाहे कोई भी पेपर उठा लो, तुम्हें इंटरफेस पे जरूर सवाल मिलेगा। ये तक नहीं, तुम लोग पीछे 19 तक के पेपर छान के देख लेना, 2019 तक के पेपर में तुम्हें हर साल एक जगह से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वो है तुम्हारा इंटरफेस। तो तुम्हें इंटरफेस अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो कैसे। ये एक्चुअली हमारा क्या है? इंटरफेज है। ठीक है, ये सॉरी, ये पूरा सेल साइकिल है। ठीक है, पूरा सेल साइकिल है। सेल साइकिल मतलब क्या? देखो ये एक्चुअली जब तुम्हारी सेल है ये ग्रो हो रही है, मैंने कहा ग्रो हो रही है। ठीक है, मतलब समझो ये इंटरफेस का स्टार्टिंग, तो यहाँ पे सेल यहां तक क्या होगी? बड़ी होगी, ग्रो होगी, और फिर यहां पे आके 2 में टूट जाएगी। समझ रहे हो? देखो ये तुम्हारा सेल है, ये जो ग्रो होगी इस फेज को कहा जाता है इंटरफेस। इंटरफेस। और बस ये 1 घंटे में डिवाइड हो जाती है, जिसे कहा जाता है एम फेज। जिसे क्या कहा जाता है? एम फेज। तो देखो ये सेल का मेजॉरिटी टाइम क्या चल रहा है? पूरा तुम्हारा इंटरफेस। सेल के मेजॉरिटी टाइम पे क्या चल रहा है? इंटरफेस। सेल मेजॉरिटी टाइम क्या कर रहा है? इंटरफेस। और बस एक थोड़े से टाइम के लिए क्या कर रहा है? एम फेज। तुम लोग कह सकते हो 95% टाइम इंटरफेस चलता है, 95% इंटरफेस चलता है, एंड ओनली 5% इज योर एम फेज। ओनली 5% इज एम फेज। याद रहेगा, ये एम फेज बहुत जरूरी है, तुम जाके खोज सकते हो 2025 से 2019 तक। मतलब लगभग मैं तुम्हें बस लास्ट के 8 साल के पेपर देखने बोल रहा हूं। 25 से लेके 2019 तक हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो है तुम्हारा इस टॉपिक पे जिसे कहते हैं इंटरफेस। हर साल एक क्वेश्चन लगभग आता ही है जरूर, और वो टॉपिक फिक्स्ड है, विच इज इंटरफेस। तो तुम्हें इंटरफेस बहुत अच्छे से समझना है। जस्ट गिव मी नेक्स्ट 5 मिनट्स और मैं तुम्हें पूरे 5 मिनट में पूरा इंटरफेस याद करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम ले रहे, ये तुम्हारा एग्जैक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसमें ये इंटरफेस है, ये येलो कलर से जो शेडेड है ये पूरा इंटरफेस है तुम्हारा, एंड दिस इज योर एक्चुअल एम फेज। अब एम फेज को थोड़ा साइड में रख देना। ठीक है, अब तुम अगर इंटरफेस देखो, ये पूरा क्या चल रहा है? इंटरफेस। तो ये इंटरफेस को अगर हम देखें तो ये इंटरफेस कितने परसेंट चलता है? 90% टाइम। और ये बस एम फेस कितने टाइम चलता है? 5% टाइम। तो अब ये इंटरफेस आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 स्टेजेस से पास होता है।
G1 S एंड G2। इंटरफेस के आगे कितने पार्ट्स है? G1 S G2। G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, तो ग्रोथ 1 फेज, S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज एंड G2 स्टैंड्स फॉर ग्रोथ 2 फेज। ठीक है, तो ग्रोथ 1 फेज, सिंथेसिस फेज, ग्रोथ 2 फेज। समझ में आ रहा है? 2 मिनट इसे साइड में रख देना, ठीक है, इसे साइड में रख दे, बस इंटरफेस पढ़ रहे हैं हम लोग। इंटरफेस ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और ग्रोथ 2 फेज। अब हमें बस इतना याद रखना है कि इसमें होता क्या क्या, इनको अलग डिफरेंशिएट क्यों किया है, क्योंकि सेल्स में कुछ चेंजेस दिखती है। ये जब सेल तुम्हारा G1 से S से G2 में जाता है तो सेल में कुछ चेंजेस दिखती है, तो वो चेंजेस हमें याद रखनी है कि क्या क्या चेंज होता है सेल में। तो याद रखना, जब सेल ग्रोथ G1 में रहती है, सेल जब तुम्हारी G1 में रहती है तो सेल में क्या होता है? तब सेल में होता है तुम्हारा ग्रोथ, सेल ग्रो होती है और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। सेल मेटाबॉलिकली क्या रहती है? एक्टिव रहती है। एस में क्या होता है? याद रखना, एस स्टेप बहुत जरूरी है तुम्हारे, इसी में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मतलब मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, ये जो डीएनए है, ये डीएनए से और ऐसे 2 डीएनए के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इसको फाइनली एक सेल से 2 सेल में अपना कंटेंट भेजना है, इसीलिए 2 होना पड़ेगा ना, डिवाइड। मतलब पहले इसके पास एक ही डीएनए का पीस था, तो दोनों के लिए देने के लिए दोनों डीएनए का पीस बढ़ाना पड़ेगा ना, याद रखना है। इसलिए अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या कहा मैंने? अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मेरे सेल में पहले 1 किलो डीएनए था, 1 kg ऑफ डीएनए, तो 2 में जब जाएगा तब कितना जाएगा? मतलब ये 1 kg है तो दोनों में जाएगा तो 1 kg जाना पड़ेगा, तो ये पहले 2 kg हो जाएगा ताकि 1 kg इस सेल में जाए, 1 kg इस सेल में जाए। तो क्या होता है? ये तुम्हारा अमाउंट जो होता है डबल होता है। मान लो C अमाउंट था पहले, तो आफ्टर S फेज अमाउंट क्या हो जाता है? 2C। याद रखना, अमाउंट 2C होता है। बट मैंने क्या कहा था, ये तुम्हारे सेल के अंदर डीएनए से क्या बनता है फाइनली? क्रोमोसोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। तुम्हारा क्रोमोसोम, ये बहुत जरूरी चीज है, तुम्हारा क्रोमोसोम का नंबर कहीं पर भी बढ़ता या घटता नहीं है। तुम्हारा क्रोमोसोम का नंबर पहले और बाद में सेम रहता है। समझे? क्यों? ये तुम्हें धीरे धीरे आगे पता चलेगा। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है तो इसके बाद भी क्या हो जाएंगे? n ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है, बस अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है। तो सर ये एक क्रोमोसोम है, तो अगर डीएनए बढ़ जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा? तो याद रखना, ये बस ऐसे हो जाता है, याद रहेगा, ऐसे हो जाता है। आगे हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो याद दिया हुआ है, प्रिपरेटरी फेज 95% टाइम के लिए लास्ट करता है तुम्हारा। इंटरफेस तुम्हारा 24 आवर्स में से 24 आवर्स ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए लगता है, 90 मिनट ईस्ट को डिवाइड करने के लिए लगता है। आगे बढ़े। अब ये देखो 3 फेज मैंने कहा था, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज में क्या होता है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस कंटिन्यूअसली, नो डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, अगर 2C है तो क्या हो जाता है? 4C। क्रोमोसोम नंबर स्टे सेम, अगर 2N है तो 2N ही रहता है। और याद रखना और एक चीज, यहाँ पे जो तुम्हारे सेंट्रियोल्स होते हैं वो बस तुम्हारे इसमें डिवाइड होता है, एस फेज में। समझा? सेंट्रियोल्स बस एनिमल सेल्स में रहता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये तुम्हें धीरे धीरे जब हम एम फेज स्टार्ट करेंगे तब एग्जैक्टली बताऊंगा व्हाट इज सेंट्रियोल। ठीक है, अब आगे ये G2 फेज, ये गैप 2 फेज है। इसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस एंड ग्रोथ कंटिन्यूअसली। यही देखो G1 G2 में बस ग्रोथ होता है और कुछ नहीं होता है। एस फेज सबसे ज्यादा याद रखने वाली चीज है, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा सेल का डीएनए रेप्लिकेट होता है। ये डीएनए बहुत जरूरी चीज है, आपको धीरे धीरे समझेगा। ठीक है, अब आगे। अब देखो ये G0 फेज क्या है, ये बहुत जरूरी है। अब समझो कोई सेल है, ये पूरा सेल साइकिल है, दिस इज, समझो ये पूरा तुम्हारा इंटरफेज है और ये बस तुम्हारा एम फेज है।
अब कोई सेल है जो एक बार डिवाइड कर लिया है, समझो ये सेल थी, इसने शुरू कर लिया है और बाद में जाके डिवाइड कर लिया है, ये G1, ये S, ये G2। अब ये सेल ने डिवाइड कर लिया है, अब इस सेल को दोबारा डिवाइड नहीं करना है, तो ये सेल क्या कर जाएगा, ये सेल एक दूसरे फेज में, ये सेल साइकिल को एग्जिट कर देगा और एक दूसरे फेज में एंटर कर लेगा, G0 फेज। याद रखना ये कब एंटर करता है, इट एग्जिट्स G0 फेज। कौन सा फेज एग्जिट करता है, G0 फेज, ठीक है। मतलब ये पहले सेल में एम फेज कंप्लीट करके आता है, मान लो ये सेल था, ये पहले G1 किया, S किया, G2 किया, एम फेज किया, 2 सेल्स में डिवाइड हो गया। अब ये दोनों सेल्स आगे डिवाइड करना नहीं चाह रही है, ये सेल्स आगे डिवाइड नहीं करना चाहती है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेल्स एंटर कर लेगी एक फेज में जिसे कहते हैं G0 फेज या फिर क्वेनिसेंट फेज, ठीक है। देखो यहां पे दिखाया गया है, देखो ये G1 फेज है, ये G2 फेज है, ये S फेज है, G2 फेज है। जिस सेल को डिवाइड नहीं कर रहा है, याद रखना वो G1 फेज को एग्जिट करती है, क्वेसेंट फेज, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, किसको डिवाइड कर रही है ये, किसको एग्जिट कर रही है, G1 को। याद रखना हमारे बॉडी में से 2 टाइप के सेल्स है जो एग्जिट करते हैं सेल साइकिल, एक बार डिवाइड कर लिए तो दोबारा डिवाइड नहीं होता है, उन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल्स। समझा, न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल्स ये हमारे 2 सेल्स है जो एक बार डिवाइड कर लिए तो दोबारा डिवाइड नहीं होते हैं। दे एंटर अ फेज कॉल्ड एज G0 फेज। ये लगातार क्वेश्चन 2019 में और क्वेश्चन 2020 में 2 साल लगातार पूछा गया था कि which phase of cell cycle does the नॉन डिवाइडिंग सेल एंटर्स। तो उन्हें पूछा था कि कौन सा फेज एग्जिट करती है एग्जैक्टली, तो ऑप्शंस हुआ G1 M फेज, G फेज, M फेज, G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज। तो द आंसर इज G1 फेज। तुम्हारी एनसीईआरटी साफ शब्दों में कह रही है कि वो G1 फेज को एग्जिट करता है। देखो अगर हम एनसीईआरटी पढ़े तो देखते क्या कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कह रही है द सेल्स ह्यूमन सेल्स अप्रोक्सीमेटली डिवाइड 24 आवर्स। ये कहा मैंने, ओनली अबाउट 90 मिनट्स। ये हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इन दी 24 आवर्स एक बार रिवाइज, एक बार बस देख लेते हैं। G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज है, 3 हमारे स्टेप्स ऑफ इंटरफेज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट। ये हमने पढ़ा पीछे। डीएनए, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, देखो G2C से 4C हो जाता है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड टू n नंबर देन इट रिमेन्स 2n ओनली। अब आगे ये क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ, ठीक है। तो ये क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि इनमें सेल साइकिल चल रहा होता है, सेल डिवीजन चल रहा होता है, ठीक है। अब दूसरा, टू ऑल सेल्स इन प्लांट डिवाइड, नहीं, ओनली मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन प्लांट डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनमें परमानेंट सेल डिवाइड करते नहीं है, और करते हैं तो उसे अलग प्रोसेस कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। अभी बस इतना याद रखना, सारे नहीं, या लिख देना अपने एनसीईआरटी में, बाद में समझ जाएगा तुम्हें व्हेन विल स्टार्ट प्लांट फिजियोलॉजी। अब तुम्हें बस इतना समझना है कि मेरिस्टेमेटिक, बताऊंगा मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, बट याद रखना मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करती है, ठीक है। कैन यू टेल द नेम एंड दी, हाँ लोकेशन मैंने बता दिया। और याद रखना लोकेशन ये कहाँ पे होता है, ये ना एक्चुअली ये समझो ये पौधा है तुम्हारा, रूट पे और शूट पे, रूट पे एंड शूट पे रहता है, तो इसे कहते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टेम, इसे कहा जाता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम। अभी देखो ये क्या कह रही है, do animals have similar meristematic cells? No, we don't have, we just have, मतलब all the cells have capability of dividing, just heart cells, neuron cells के पास नहीं होता। आगे बढ़े, देखो ये क्वेश्चन करेंगे फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो, you have 5 seconds to answer this question, just 5 seconds, क्योंकि बहुत easy question है। Some dividing cell exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called as quiescent
जी नॉट, दिस प्रोसेस ऑकर्स एट द एंड ऑफ, देखो एट द एंड ऑफ पूछा है। अब कई लोग इसको एम फेज के साथ कंफ्यूज करते हैं, अगर ये लिख दिया तो ये आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या है? राइट आंसर विल बी G1 फेज, राइट आंसर वुड बी G1 फेज, याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, देन विल एंड दिस लेक्चर। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? वी स्टडीड कि सेल साइकिल इज इक्वल्स टू सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन। मतलब सेल क्या होता है तुम्हारा? ग्रो होता है, ग्रो होता है, ग्रो होता है, और इवेंचुअली दो सेल्स में टूट जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेल साइकिल। सेल साइकिल्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है तुम्हारा, क्या कहा जाता है इसे? इंटरफेस, और इसे क्या कहा जाता है? एम फेस। अभी हम लोग इंटरफेस पढ़े थे, इंटरफेस आगे तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, G1, S एंड G2। तो G1 में बताओ क्या होता है? G1 में तुम्हारा सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कंटिन्यूअसली। S फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट्स, अमाउंट क्या हो जाता है डीएनए का? डबल, मतलब C2C है तो 4C, नंबर क्या रह जाता है? सेम, 2N है तो ये, सॉरी 2N है तो 2N। याद रखना, ये चीज तुम्हें थोड़ा धीरे धीरे समझेगी, अभी बस याद रखना नंबर सेम रहता है, अमाउंट डबल हो जाता है। तुम्हें अगली क्लास में और अच्छे से पता चलेगा ये चीज। अब G2 में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। और एक याद रखना, हमारे S फेज में और एक चीज होती है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन। ये भी तुम्हें अगली क्लास में पता चलेगा, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन। तो that's it for all, we studied this and after that we also studied कि कोई सेल अगर डिवाइड नहीं करना चाहती है तो it exits G1 phase and enters a G0 phase, enters a quiescent phase which is called as G0 phase। ये कौन कौन करती है? मेन तुम्हारे न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल्स, न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल्स, ये दो सेल्स है जो तुम्हारा फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो that's it for all। अब एक बार ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ये फिर से सॉल्व करने का ट्राई करो। दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी दिन आ गया तो हो सकता है तुम फंस जाओ उस क्वेश्चन। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है, रीच आउट टू अस, आई विल एड्रेस योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, कोई भी डाउट है जस्ट लेट अस नो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दिस मी आकाश गायकवाड़ साइनिंग ऑफ।